प्रेग्नेंट बहू और बेटी में भेदभाव। 8 बज गए और अभी तक नाश्ता नहीं बना। लगता है अभी तक सो रही है। अभी जाकर इसे उठाती हूँ। क्या जमाना आ गया है। पहले के जमाने में तो बहू चाय बनाकर अपनी सास को उठाया करती थी और आज के जमाने में सास को बहू को उठाना पड़ता है। यशिका बहू, ओ बहू, उठना नहीं है क्या? समय देख रही है? 8 बज चुके हैं। सुबह के सूरज सर पर चढ़ गया है और तू है कि अभी तक सो रही है। माँ जी, आप तो जानती हैं ना, ऐसी हालत में जल्दी उठा नहीं जाता। मुझे रात को नींद ही नहीं आ रही थी, इसीलिए आज उठने में देरी हो गई। बहू, ऐसी हालत में आलस करने से शरीर और बच्चे पर बहुत बुरा असर पड़ता है। अरे हम गर्भवती थी तो पूरे दिन घर के कामों में लगे रहते थे और स्वस्थ रहते थे, तभी तो जाकर हमारे बच्चे इतने तंदुरुस्त हैं। और आजकल की लड़कियों को देख लो, पहला महीना शुरू हुआ नहीं कि बिस्तर पर पड़ गई। माँ जी, आपकी बात ठीक है कि इस हालत में ज़्यादा आलस नहीं करना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत तो आराम करना पड़ेगा ना। अगर मैं ज़्यादा काम करूँगी तो इससे मुझ पर और मेरे बच्चे पर असर पड़ेगा। चल चल, अब मुझे मत सिखा अपनी ये शहरी चोचलेबाजी। नाश्ते का वक्त हो गया है, उठकर तैयार हो जा और जाकर नाश्ता बना। रंभा पुराने ख्यालातों की होती है, जिस वजह से वो अपनी बहू की किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं होती। रंभा को हमेशा सिर्फ अपनी ही बातें सही लगती हैं। रंभा की बहू यशिका 6 महीने की गर्भवती होती है, लेकिन इस हालत में भी रंभा यशिका के घर के सारे काम करवाया करती थी। अपनी माँ के डर से यशिका का पति दिवाकर भी अपनी माँ के सामने कुछ न बोल पाता था। माँ जी, आज वो माँ का कॉल आया था। वो मुझसे कह रही थी कि शादी के बाद पहले बच्चे के लिए मायके आ जा। मेरी डिलीवरी मेरी माँ के मेरे मायके में ही करवाना चाहती हैं, इसलिए वो मुझे बुला रही हैं। क्या? मेरे बेटे का ये पहला बच्चा है और इस घर का आने वाला चिराग है। मैं तुझे तेरे मायके नहीं भेज सकती हूँ। तेरे बच्चे की डिलीवरी यहीं पर होगी, समझी? अपनी माँ को साफ साफ मना कर दे। अगर उनका मन है तो तुझसे मिलने आ सकती हैं, लेकिन बच्चा पैदा होने तक तू अपने मायके नहीं जाएगी। लेकिन माँ जी, रस्म तो यही होती है ना, हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। ये तुम्हारे वहाँ के रस्म में, मैं यहाँ की, तू इस घर की बहू है, इसीलिए जैसा मैं चाहूंगी वैसा ही होगा, समझी? अब जाकर घर में कितने सारे काम पड़े हैं उन्हें कर। मैंने कपड़े भिगो दिए हैं, सारे कपड़े धोकर छत पर सुखा दियो और उसके बाद पोंछा लगा दियो। माँ जी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि आप एक वॉशिंग मशीन ले लो। ऐसी हालत में मुझसे बैठकर कपड़े नहीं धोए जाते हैं। अरे देखो तो जरा, ये आजकल की बहू को कितने ड्रामे हैं। हमारे गांव में 9 महीने की गर्भवती औरत भी खेतों में काम करती है, घर भी संभालती है, गाय को चराने भी ले जाती है और सारे काम करती है। और ये आजकल की लड़की गर्भवती होने के बाद तो ऐसा बर्ताव करती है कि दुनिया में माँ तो यही बन रही है। हम सब ने तो बच्चे कहीं से खरीदे हैं। ये नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर काम नहीं करना है तो साफ साफ मना कर दे। ये नाटकबाजी मत कर, समझी? माँ जी, ऐसा नहीं है, मैं नाटकबाजी नहीं कर रही हूँ। जो सच है मैंने वही बोला है। अगर नाटकबाजी नहीं कर रही है तो जाकर जो काम बोले हैं वो कर। सारे काम करने के बाद मेरे लिए 1 कप चाय बनाकर लाइयो। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। अपनी सास की बातें सुनकर यशिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन अब वो और कुछ कर भी नहीं सकती है और जाकर सारे काम करने लगती है। ऐसे ही समय बीतता रहता है। कुछ ही दिनों में यशिका की ननंद कीर्ति रहने के लिए अपने मायके आ जाती है। कीर्ति भी 3 महीने की गर्भवती होती है। आ गई मेरी बेटी, यहाँ बैठ जा। तेरे लिए कुछ लेकर आऊं? बता, क्या मन कर रहा है तेरे खाने का? ऐसी हालत में तो कुछ न कुछ खाने का मन करता ही रहता है। नहीं माँ, मेरा कुछ भी मन नहीं कर रहा है। अब ये बताओ कि यशिका भाभी कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही है। वो तो घर के कामों में लगी हुई है। क्या माँ, आप जानती है ना यशिका भाभी गर्भवती है और ऐसी हालत में आपने उन्हें घर के कामों में लगा रखा है। अरे उन्हें तो आराम करना चाहिए। चुप कर तू, माँ के सामने जुबान मत चला। अरे कीर्ति, तुम यहाँ कैसी हो? मैं ठीक हूँ भाभी, आप कैसी हो? ये मेरा पहला बच्चा है ना, इसीलिए मैं अपने पहले बच्चे की डिलीवरी के लिए घर आ गई। मेरे प्यारे बच्चे की डिलीवरी यहीं पर ही होगी। अब क्या बात ही करती रहोगी या जाकर आराम भी करोगी? तुझे पता है ना, ऐसी हालत में ज्यादा देर बैठना भी नहीं चाहिए।
तू जाकर कमरे में आराम कर, मैं तेरे लिए अभी कुछ बनवा कर लाती हूँ। कीर्ति की बात सुनकर यशिका हैरान हो जाती है। यशिका को अपनी सास का बेटी और बहू में भेदभाव साफ साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन वो मजबूर थी, इसीलिए वो अपनी सास से इस बारे में कुछ भी नहीं कह पाती। रंभा अपनी बेटी कीर्ति से पूरे दिन एक भी काम न करवा कर बस आराम करने को कहती और यशिका से पूरे दिन घर का काम करवाती। दिन रात प्रेगनेंसी की हालत में काम करने की वजह से अब धीरे धीरे यशिका की तबीयत बिगड़ने लगती है। कब से आवाज दे रही हूँ लेकिन तू यहाँ आराम कर रही है। रात के खाने का वक्त हो गया है और अभी तक सब्जी तक नहीं कटी। खाना बनाने का इरादा है या नहीं? माँ जी, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझसे अब और काम नहीं होगा, आप प्लीज आज का खाना खुद बना लीजिए। तेरी ये ड्रामेबाजी खत्म नहीं होने वाली है ना? खाना ना बनाना पड़े इसलिए तू मुझसे झूठ कह रही है। माँ जी, सच में दर्द हो रहा है, मैं आपसे झूठ नहीं कह रही हूँ। तेरे पूरे 9 महीने भी नहीं हुए हैं तो ये दर्द कैसा? थोड़ा बहुत तो होता ही है। चल अब उठ जा और हम सब के लिए खाना बना। आंखों में आंसू लिए यशिका किचन में जाती है और खाना बनाने लगती है कि तभी यशिका के पेट में बहुत जोरों के दर्द होने लगता है और यशिका दर्द से चिल्लाने लगती है। यशिका के चिल्लाने की आवाज सुनकर कीर्ति और रंभा भागती हुई आती हैं। भाभी, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना? कीर्ति, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरी डिलीवरी का टाइम आ गया है। अभी तो पूरे 9 महीने भी नहीं हुए हैं तो तेरी कैसे डिलीवरी? थोड़ा बहुत तो दर्द होता ही है, अब इतना भी छोई मोई मत बन। माँ, क्या कह रही हो? आपको क्या भाभी का ये दर्द दिखाई नहीं दे रहा है? क्या जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करो? कीर्ति के कहने पर रंभा एम्बुलेंस को कॉल करती है, जिसके बाद एम्बुलेंस आकर यशिका को ले जाती है। यशिका की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, इसीलिए डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी की जगह सी सेक्शन करते हैं। ऑपरेशन के बाद यशिका का बच्चा बहुत ही कमजोर पैदा होता है, इसीलिए उसे 3 दिन तक ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है, जिस वजह से सारे परिवार बहुत परेशान हो जाता है। लगता है प्रेगनेंसी की हालत में इनसे घर का बहुत ज्यादा काम करवाया गया है और इसीलिए इन्होंने प्रीमेच्योर बेबी को जन्म दिया है। इनके और इनके बच्चे की हालत अभी बहुत नाजुक है, तो आप सबको इनका खास ध्यान रखना पड़ेगा। माँ, आपकी वजह से आज भाभी की ये हालत हो गई है। अगर आप बहू और बेटी में भेदभाव न करती तो आज भाभी की ये हालत न होती। हाँ माँ, इन सब की जिम्मेदार सिर्फ आप हो। आपकी वजह से आज मेरे बच्चे और पत्नी की ये हालत है। अपने बेटे और बेटी की बात सुनकर रंभा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। यशिका बहू, मुझे माफ कर देना। मैं तुझ में और कीर्ति में भेदभाव न करती तो आज तेरी ऐसी हालत न होती। मैंने हमेशा अपनी बातों को सही रखा, तेरी बातों को गलत, लेकिन मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। नहीं माँ जी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आपको आपकी गलती के बारे में पता चला और उसका एहसास हुआ, इससे बड़ी और कोई चीज नहीं हो सकती। रंभा अब अपनी बेटी और बहू में किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं करती है और यशिका और उसके बच्चे का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है, जिसके चलते यशिका और उसका बच्चा कुछ ही दिनों में ही ठीक हो जाते हैं। मौसम के बिगड़ने की वजह से बहुत तेज बारिश हो रही होती है। बारिश की ठंडक से कल्याणी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। माँ जी की अचानक से तबीयत खराब हो गई। गरम गरम सूप पियेंगे तो उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी। नंदनी बढ़िया सूप बनाकर अपनी सास कल्याणी को देने उनके कमरे में जाती है। अरे माँ जी, ये देखिए, मैं आपके लिए सूप बनाकर लाई हूँ। इसे पियेंगे तो आपको ताकत भी मिलेगी और आपकी तबीयत भी ठीक होने लगेगी। आनंदी सहारा देकर अपनी सास को उठाती है। वैसे तो तू बहुत गरीब है, दहेज में कुछ लेकर नहीं आई, लेकिन तू बहुत समझदार और सुलझी हुई बहू है। कल्याणी अपनी बड़ी बहू से खुश तो बहुत थी, लेकिन उसको अंदर ही अंदर इस बात से बहुत ज्यादा दिक्कत थी कि उसकी गरीब बहू दहेज में कुछ भी लेकर नहीं आई है। इसी के चलते कल्याणी के मन में ठीक होने के बाद भी ये ख्याल आता है, अरे मेरा छोटा बेटा अभी कुंवारा है और अब उसकी उम्र शादी के लायक हो गई है। एक काम करती हूँ, मैं कोई अच्छी सी लड़की ढूंढकर अपने बेटे की शादी करा देती हूँ। लेकिन इस बार मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं ढूंढूंगी। लड़की तो ऐसी ही होनी चाहिए जो बहुत सारा दहेज और सोना पैसे लेकर आए। इसी के चलते कल्याणी के मन में ठीक होने के बाद एक ख्याल आता है। कल्याणी ऐसा सोचकर पंडित के पास जाती है और उन्हें अपने बेटे की कुंडली दे देती है।
जिसके बाद पंडित उसके बेटे के लिए लड़की देखना शुरू कर देते हैं। कुछ दिन लड़की ढूंढने के बाद पंडित जी कल्याणी के घर उससे बात करने के लिए आते हैं। ये लो बहन जी, सबसे अमीर लड़की का रिश्ता लेकर आया हूँ। ये सुनते ही कल्याणी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, जिसके बाद वो पंडित जी को रिश्ते की बात आगे बढ़ाने के लिए कहती है। पंडित दोनों परिवार वालों को मिला देता है, जिसके चलते दोनों तरफ से रिश्ते की बात पक्की हो जाती है और शादी की रस्में शुरू हो जाती है। वो दिन भी आ जाता है जिस दिन कल्याणी का बेटा नवीन अपनी बहू रागिनी से शादी करके उसे घर ले आता है। आओ बहू आओ, अंदर आओ, आज से ये तुम्हारा ही घर है। कल्याणी बहुत अच्छे से अपनी बहू का स्वागत करती है, जिसके बाद वो रागिनी को अपने बेटे के कमरे में ले जाती है। आज से ये तुम्हारा कमरा है, किसी भी चीज की कमी हो तो अपनी जेठानी या मुझे बता देना। ऐसा कहकर कल्याणी वहां से चली जाती है। रागिनी का बर्ताव कुछ दिन तक तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन घर को अच्छे से समझने के बाद कुछ दिन में वो बहुत ज्यादा जजमेंटल हो जाती है। मैं इस घर की छोटी बहू हूँ और जहाँ तक मुझे पता है घर की सारी भागदौड़, घर का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा बड़ी बहू को ही मिलता है, लेकिन मेरे होते हुए ऐसा नहीं हो सकता। मैं बेशक इस घर की छोटी बहू हूँ, लेकिन इस घर का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा मुझे ही मिलना चाहिए। रागिनी बहुत ज्यादा चालाक होती है। उसे परिवार से कोई मतलब नहीं होता, उसे केवल अपना पति और अपना हिस्सा चाहिए होता है, जिसके चलते वो अपने पति के कान भरने लगती है। अजय, आप तो बिल्कुल भूत की तरह बैठे ही रहते हो, आपको तो किसी के बारे में पता नहीं है। मैं तो कहती हूँ बंटवारा करवा लो इस घर का, वरना हमारे हिस्से में फूटी कौड़ी तक नहीं मिलने वाली। अरे आपको पता है, मैंने जेठानी जी को फोन पर बात करते हुए सुना था, वो भी घर के बंटवारे की बात कर रही थी। हे भगवान, तुम्हें आए हुए 2 हफ्ते नहीं हुए और तुम घर के बंटवारे की बात कर रही हो। और रही बात नंदिनी भाभी की, वो तो बंटवारे का ख्याल अपने मन में कभी नहीं ला सकती हैं। जो जितना सीधा होता है ना, उतना ही टेढ़ा होता है। इस बात का भी आपको पता नहीं है, लेकिन एक वक्त आएगा जब आपके हाथ कुछ हासिल नहीं होगा, आपके बच्चों को भी कुछ नहीं मिलेगा। तब मैं आपसे पूछूंगी कि आपने कैसा फैसला लिया। रागिनी रोजाना अपने पति नवीन को मैनिपुलेट करने लगती है, जिसकी वजह से नवीन के दिमाग में भी बंटवारे के ख्याल आने लगते हैं। और इसी के चलते वो एक दिन अपनी माँ से कह देता है, माँ देखो, मैं सब जानता हूँ कि जब एक बड़ा बेटा और एक छोटा बेटा एक ही घर में हो तो बड़े बेटे को अक्सर बंटवारे में ज्यादा हिस्सा मिलता है, लेकिन मैं इस घर का एक कमाऊ बेटा हूँ और बड़े भैया तो अभी नौकरी भी नहीं कर रहे हैं, और इसी हिसाब से इस घर के ऊपर ज्यादा हिस्सा तो मेरा ही होना चाहिए। नवीन बात कर ही रहा होता है कि तभी अचानक से बीच में रागिनी बोल पड़ती है, और नहीं तो क्या माँ जी, देखिए माँ जी, हमारे हिस्से में जो भी आता है हमें सब मंजूर है, लेकिन हमें आप भी चाहिए। हमारे हिस्से में आपकी देखरेख मैं खुद अपने हाथों से करना चाहती हूँ। रागिनी और नवीन के समझाने की वजह से कल्याणी बंटवारे के लिए मान जाती है और वो ज्यादा से ज्यादा हिस्सा अपने छोटे बेटे नवीन और बड़ी बहू के नाम कर देती है। इस बात से नंदिनी बिल्कुल भी खुश नहीं होती। वो अपनी सास को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसकी सास उसकी एक भी नहीं सुनती, क्योंकि उसका सारा प्यार फिलहाल उसकी छोटी अमीर बहू की तरफ होता है। इस घर की मालकिन और इस घर की सास तुम नहीं, बल्कि मैं हूँ, इसलिए जो मैं कहूँगी वही होगा और तुम्हें मेरी बात को मानना ही होगा। बरसात के ऐसे कहर वाले मौसम में कल्याणी जिस घर में रह रही होती है, उस घर को तो वो अपने छोटे बेटे और अपनी बहू के नाम कर देती है, लेकिन अपने घर के सामने कच्चा टूटा फूटा मकान वो अपने बड़े बेटे को दे देती है, जिसकी वजह से वो घर टपक रहा होता है, जिसके लिए नंदिनी टपक रही जगहों पर टूटे फूटे बर्तन लगा देती है ताकि पानी चारों तरफ फैल ना सके। हे भगवान, कितनी तेज बारिश हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। ऊपर से घर में राशन का एक दाना तक नहीं है। नंदिनी राशन मांगने के लिए अपनी सास के पास जाती है, तभी उसकी देवरानी उससे कहती है, हे भगवान, कैसी औरत है ये, पूरा हिस्सा मिल गया इसको, लेकिन फिर भी इसका पेट नहीं भरा। देखो जरा, अब हमारे पास राशन मांगने आई है। अरे ऐसी नौबत आने से पहले तो इस औरत को डूबकर मर जाना चाहिए। ये कैसी बात कर रही हो तुम रागिनी, घर में खाने का एक दाना नहीं है। मेरी बात को समझो और मुझे थोड़ा सा राशन दे दो। नंदिनी के कई बार समझाने के बाद भी रागिनी को उसकी एक बात समझ में नहीं आती, जिसके बाद बेचारी नंदिनी मायूस होकर वहां से चली जाती है। इसी प्रकार बरसात के इस कहर की वजह से नंदिनी को किसी तरह से भूखे प्यासे रहकर ही अपना गुजारा करना पड़ता है, लेकिन कुछ दिन बाद वो लोगों के घर में काम करके अपने घर का गुजारा करती है। इसी बीच रागिनी गर्भवती हो जाती है और उसकी देख रेख उसकी सास कल्याणी करती है। ऐसे ही धीरे धीरे 9 महीने बीत जाते हैं और अब रागिनी का 9वां महीना शुरू हो जाता है और इसी बीच कल्याणी की तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। हे भगवान, मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा, मुझे आराम करना चाहिए। कल्याणी दवाई खाकर सो जाती है। दवाई में एक नींद की गोली भी होती है, जिसके चलते कल्याणी बहुत ज्यादा गहरी नींद में होती है। वहीं दूसरी तरफ रागिनी पानी पीने के लिए रसोई में जाती है,
तभी अचानक से उसका पैर फिसल जाता है, जिसके चलते वो गिर जाती है और तभी उसे लेबर पेन शुरू हो जाता है। वो दर्द से बहुत ज्यादा चिल्लाती है, लेकिन उसकी सांस नींद से नहीं जाग पाती। तभी वहाँ नंदिनी आ जाती है और उसे किसी तरह से बारिश में हॉस्पिटल लेकर जाती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर उसे तुरंत इमरजेंसी में ले जाते हैं। कुछ ही देर बाद डॉक्टर नंदिनी के पास आते हैं। आज आपकी वजह से माँ और बच्चा दोनों ठीक है। अगर समय पर आप इन्हें लेकर यहाँ नहीं आई होती तो शायद बच्चा पेट में ही मर जाता। कांग्रेचुलेशंस, आपकी देवरानी को बेटा हुआ है। ये सुनकर नंदिनी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अपनी देवरानी के पास जाती है, जहाँ रागिनी अपनी जेठानी को देखकर रोने लगती है। मेरे इतने बुरे बर्ताव के बाद भी आपने कभी अपना बर्ताव चेंज नहीं किया। मुझे माफ कर दीजिए जेठानी जी, मैंने बहुत गलत किया आपके साथ। मुझे बंटवारा नहीं करवाना चाहिए था। मुझे अपनी गलती की सजा भी मिल गई। ऐसा मत बोलो मेरी बहन, जो हुआ उसे भूल जाओ और अपनी जिंदगी की एक अच्छी शुरुआत करो। रागिनी अपने बच्चे के साथ खुशी खुशी घर आ जाती है, जिसके बाद वो अपनी हकीकत अपनी सास और अपने पति को बताती है और सबसे माफी मांगती है, जिसके चलते सभी लोग उसे माफ कर देते हैं और बंटवारा हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं और सभी लोग इसी तरह से एक साथ खुशी खुशी एक ही घर में रहने लगते हैं।